दर्शकों, दूरदर्शन के निवेश कार्यक्रम में मैं अतुल दुबे आपका स्वागत करता हूं। आज जो है हम प्रॉपर्टी और निवेश के बारे में बात करेंगे। प्रॉपर्टी हर व्यक्ति की ख्वाहिश रहती है। जैसे ही वो इनकम प्राप्त करना शुरू करता है, उसकी एक इच्छा होती है कि मेरे सर पर भी छत हो। आज इन्हीं बातों से संबंधित ढेर सारी जानकारी और बारीकियों को समझने के लिए हमारे बीच स्टूडियो में उपस्थित हुए हैं गौरव शर्मा जी, जो प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हैं, और साथ ही शिवम दत्त शर्मा जी भी, जो रियल एस्टेट डेवलपर हैं। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। आज जो है आपसे हम कुछ ऐसी बारीकियां सीखेंगे और हमारे दर्शकों तक ये जानकारी पहुंचाएंगे कि प्रॉपर्टी खरीदते समय किस तरह से सावधानियां उनको रखनी चाहिए। तो शिवम जी, मेरा पहला प्रश्न आपसे होगा कि जमीन, मकान या दुकान खरीदते समय किन बातों का एक निवेशक को ध्यान में रख करके निवेश करना चाहिए? सबसे पहले तो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए उसे अपना जो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू है वो देख लेना चाहिए कि वो लीगली प्रॉपर्टी सही है कि नहीं है, क्योंकि निवेश हम कर रहे हैं आगे के लिए कर रहे हैं, आज के लिए नहीं कर रहे हैं। पता चला कि आप आज निवेश करके रखा हुआ है और आगे वो प्रॉपर्टी कुछ डिस्प्यूटेड निकले या किसी दूसरी चीज़ के लिए निकले, तो सबसे पहले तो आप उस चीज़ का ध्यान रखें। और युवा जितने जल्दी अपना निवेश करेंगे उतना ज़्यादा जल्दी उनको है ना उसका रिटर्न मिलेगा। जैसे जो स्टार्टिंग अपनी जो सैलरियाँ लेते हैं, आजकल ये EMI की सुविधा भी उपलब्ध है, तो उसमें वो अपना निवेश कर सकते हैं। जी जी जी। तो गौरव जी, आप इसमें जो है थोड़ा सा जो निवेशक रहते हैं वो वैध और अवैध जैसी ऑब्लिगेशंस में बहुत उलझते हैं। उनको ये नहीं पता रहता है या ये नहीं जांच कर पाते हैं कि जहां पर हम निवेश कर रहे हैं वो वैध जगह है या अवैध कॉलोनी है। इस बात को जांच करने के लिए उन्हें किन चीजों को चेक करना चाहिए? जहाँ भी वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड निवेश करना चाहते हैं, जी जी, वो जिस भी प्रॉपर्टी कंसल्टेंट से थ्रू जुड़े हैं या किसी बिल्डर के थ्रू जुड़े हैं, वहाँ पे उनको सुनिश्चित करना चाहिए कि वो जो प्रॉपर्टी ले रहे हैं उसके दस्तावेज किस प्रकार के हैं, उनका प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या है, जो वो प्रॉपर्टी बेच रहे हैं उन प्रॉपर्टी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट को आप पंचायत में, अगर वो खेती की ज़मीन है तो, अगर नगर निगम की ज़मीन है तो नगर निगम कार्यालय में, ये आप खुद जाकर के सुनिश्चित कर सकते हैं पेपर्स के थ्रू। इसके अलावा अगर आप चाहें तो उसकी सर्च रिपोर्ट बनवा सकते हैं किसी अच्छे वकील से, और प्रॉपर्टी के पेपर्स आप खुद भी समझ सकते हैं देख करके, और आसपास के लोगों से पूछ सकते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है, वहाँ से भी आपको चीज़ें बहुत सी क्लियर हो जाएंगी कि निवेश करने के लिए उचित है कि नहीं है। जी जी। तो ये मतलब अगर जो हम वकील को फीस दे रहे हैं वो कौन फीस देगा, और उस जांच के लिए उनको कुछ बेसिक चीजें ले जाकर के वकील को देनी पड़ती है, या कैसे कैसे कर सकते हैं? वो आपको स्वयं ही अपने खर्चों पे ये करना पड़ेगा। आप किसी वकील को आप ले सकते हैं जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करते हो, उसकी सर्च बनाते हो, तो वो जो कार्यालय से जाकर के आपकी सर्च बना देंगे और उसमें चीज़ों को वेरीफाई कर देंगे, क्लियर हो जाएगी कि प्रॉपर्टी किस चीज़ के अधीन आ रही है, नगर निगम का अधीन है, किसके अधीन है, पुरानी इसकी सर्च में क्या क्या था, किसके नाम पे नामांतरण था, है ना, और उसमें डाइवर्शन है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें, वहाँ परमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये सारी चीज़ें पहले ही क्लियर हो जाएंगी अगर आप वहाँ पे किसी की सर्च के थ्रू काम करते हैं तो। या आप नगर निगम कार्यालय में जाके बात करते हैं तो वहाँ भी आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। पंचायत की ज़मीन है तो आपको वहाँ से क्लियर हो जाएगी। जी जी जी। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो कभी भी दिक्कत नहीं आएगी आपको प्रॉपर्टी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये एक और प्रॉब्लम आती है खरीदार के सामने कि प्रॉपर्टी बेचने वाला सही व्यक्ति, शिवन जी आपसे जो है जानना चाहूंगा कि वो कैसे ये जाने कि जो प्रॉपर्टी हम खरीद रहे हैं वो बेचने वाला सही हकदार बेच रहा है। कि कई बार जो ऐसा होता है कि बहुत सारे हकदार निकल आते हैं कि ये प्रॉपर्टी मेरी है। सही हकदार के लिए आप उसका नामांतरण देखें, निजूल में नामांतरण देखें, नगर निगम में आप उसका नामांतरण देखें कि किसके नाम पर ये प्रॉपर्टी है, और जिसके नाम पे वो प्रॉपर्टी, आप उससे वो प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं इजीली। और फिर उससे पूरा एग्रीमेंट बनवाएं कि एग्रीमेंट में टर्म एंड कंडीशंस लिखवाएं कि अगर आगे कुछ प्रॉपर्टी का, जैसे आपने बयाना किया, एडवांस दिया, तो एडवांस में आपने सबसे पहले आप एग्रीमेंट करवाएं, और एग्रीमेंट करवाने के बाद आप उनको ये बताएं कि अगर कुछ भी प्रॉपर्टी में कमी पेशी निकलती है तो आप हमारे पैसे पूरा रिटर्न करेंगे, जिससे कोई भी व्यक्ति है जो लेना चाहता है उसको, तो वो सारी चीजें है ना आराम से ले सकता है, मतलब उसे कोई परेशानी नहीं आएगी।
प्रॉपर्टी। हाँ, कई बार जो है ऐसा भी देखा जाता है कि वो प्रॉपर्टी तो हमने ली एक्स पर्सन से और उसका मालिकाना हक जो है वही वो रजिस्ट्री करनी नहीं आया। हाँ, ऐसा कभी कभी होता ऐसा है, तो कम से कम आपका पैसा नहीं फंसेगा उसमें। हाँ, तो अगर आप उसको एग्रीमेंट करा कर रखेंगे तो आप बाय कोर्ट भी उसको पैसा वापस ले सकते हैं। अच्छा, तो इसके लिए कुछ हमें करना भी पड़ता है क्या, कि जैसे सोशल मीडिया या कहीं नहीं, सोशल मीडिया, पेपर वगैरह हाँ, में? पेपर में आप विज्ञप्ति दे सकते हैं इसकी। पेपर में आप विज्ञप्ति दे सकते हैं। पेपर में विज्ञप्ति देके आप उसमें 15 दिन का टाइम लिखवा सकते हैं कि 15 दिन में अगर कोई भी हकदार हो या कोई भी हो तो वो आके हमारे वकील से संपर्क करें, और अगर वो सही निकलता है तो ठीक है, और अगर नहीं निकलता है तो कोई बात ही नहीं है, आप ले सकते हैं उस प्रॉपर्टी को, फिर वो कोर्ट में भी आपकी ही प्रॉपर्टी है। अच्छा, लीगली अगर आप मतलब कोर्ट हमने में- पेपर में विज्ञप्ति दे दी है और कोई हकदार वहां पर आकर के उसको क्लेम नहीं करता, तो 15 दिन के अंदर, हाँ तो उसके बाद जो है हम कोर्ट में सही हकदार हो जाएंगे लेने के बाद। जी। जी, क्या बात है। अगर मतलब तो दर्शकों, इस प्रकार से आप इस बात को ध्यान में रखिएगा कि अगर पेपर में आपने प्रॉपर्टी खरीदते समय विज्ञप्ति प्रॉपरली दे दिया है अपने एडवोकेट के माध्यम से, तो वहां पर 15 दिन के अंदर किसी ने क्लेम नहीं उपस्थित किया तो आप जो है मालिकाना रजिस्ट्री कराने के बाद आप मालिकाना हक पूर्णतया प्राप्त कर लेंगे। कोर्ट भी आपके सपोर्ट में ही रहेगा। तो इन सब बारीकियों का आपको प्रॉपर्टी खरीदते समय पूर्णतः ध्यान रखना है, सो दैट कि इन फ्यूचर आपको किसी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। प्रॉपर्टी खरीदते समय कई बार जो है बिल्डर बड़े खूबसूरत तरीके से चीजों को बना करके दे देते हैं, तो हमें ये देख करके लगता है कि चीजें बहुत ही पुख्ता बनी है, बहुत ही मजबूती के साथ बनी है, क्योंकि उसके ऊपर जब सीमेंटेड हो जाता है, सारी चीजें जो है कवर्ड अप हो जाती है, तो हमें उसकी गुणवत्ता की जानकारी नहीं मिल पाती। तो इस गुणवत्ता की परख करने के लिए हमें एज अ इन्वेस्टर या एज अ कस्टमर क्या करना चाहिए? पहले तो हमें ये करना चाहिए कि उसमें जैसे जो अपने को पूरा कंस्ट्रक्टेड, फुली कंस्ट्रक्टेड मकान जो वो दे रहे हैं, वो देख लीजिए कि उसमें टाइल्स फिनिशिंग से लगी हैं या नहीं लगी हैं, बाथरूम में फिटिंग कौन सी लगी है, सारी चीजें आप देख लीजिए। फिर उसके बाद आप है ना, जो पूरा बिल्डर पूरा प्रोजेक्ट एक बार में नहीं बना पाता है, तो आप दूसरा उसका जो प्रोजेक्ट जहां पर उसका कंस्ट्रक्शन, अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा हो, वहां पर आप देखें कि वो कौन सी ब्रिक लगा रहा है, क्या कर रहा है, और उससे एक एग्रीमेंट भी लेंगे आपने इसमें क्या क्या लगाया है। उसको लगाने से क्या होगा, उसको देखने से क्या होगा कि अगर आगे चल के आपको कोई परेशानी आती है तो आप उसमें उसको क्लेम कर सकते हैं कि आपने ये नहीं लगाया था, हमें ये लिख कर दिया था। हाँ। और इसमें आपका रेरा भी सपोर्ट करता है। जी, अच्छा है। जी। तो गौरव जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कई बार प्रॉपर्टी खरीदते समय क्योंकि ये आप जो है आने वाले समय मतलब आपके साथ जो है बहुतायत रूप में देखने को मिलता होगा कि हम कितनी राशि उनको दें, जब और राशि देने का माध्यम क्या हो, या राशि देते समय ग्राहक को क्या सावधानियां रखनी चाहिए जिससे चीजें जो है स्मूथली और सही तरीके से नियमावली के साथ हों। राशि देने के पहले आप एक चीज़ बस सुनिश्चित कर लीजिए कि आप कितनी राशि देना चाहते हैं, और जो आप परचेस कर रहे हैं उसकी कॉस्ट का 10% के बराबर तक आप पेमेंट कर सकते हैं जी। शुरुआत में। और वो पेमेंट कभी भी नगद ना करें, हमेशा ऑनलाइन करें, चेक के थ्रू करें, जिससे कि आप आने वाले समय में कभी अगर वाद विवाद की स्थिति बनती भी है तो आप उस चीज़ को आधिकारिक तौर पे वापस ले सकें। बता सकते हैं। वापस बिल्कुल बिल्कुल मिलती है। अगर आपने एग्रीमेंट किया हुआ है तो वो आपको कभी भी धोखा नहीं मिलेगा उस चीज़। जी, अच्छा, मतलब इसका हमें एग्रीमेंट भी करना चाहिए और राशि नगद में नहीं देनी चाहिए। राशि नगद में कभी नहीं देना क्या चाहिए। बात। दर्शकों ध्यान रखिएगा, जब भी आप किसी भी प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट करने जा रहे हैं या खरीदने जा रहे हैं, तो ये ध्यान रखिए कि वहां पर जो है आप एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट पर जाकर के ही एग्रीमेंट करें, और साथ में राशि को नगद देने से बचें। नगद देने पर जो है वाद विवाद की स्थिति में आप वापस लेने के हकदार बहुत सी परिस्थितियों में नहीं हो पाते। तो इन चीजों को टालने के लिए बेहतर ये होगा कि आप जो है, जैसा कि हमारे एक्सपर्ट गौरव शर्मा जी ने बताया, कि आप जो है इसको ऑनलाइन दें, चेक के थ्रू दें, या किसी भी बैंक इंस्ट्रूमेंट का यूज करें और राशि को दें। अब एक और समस्या मतलब पहले एक सहयोग राशि चलती थी प्रधानमंत्री आवास योजना की, तो गौरव जी उस प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित कुछ जानकारियां आप जो है हमारे दर्शकों से शेयर करें, जिससे वो उसके अकॉर्डिंगली अपना घर लेते समय प्लान कर सकें। ये 25 जून 2015 को योजना स्टार्ट करी थी गवर्नमेंट ने। 3 चरण में ये योजना थी। 1 अप्रैल 2019 को ये
योजना का तीसरा चरण लागू हुआ था जी। और 31 मार्च 2022 को ये तीसरा चरण अभी फिलहाल समाप्त हो चुका है। अभी अगला जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना अभी का काम अभी रुका हुआ है। अगर अगला नोटिफिकेशन आता है तो आप लोगों को ये जानकारियाँ अलग अलग माध्यम से, पेपर के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से आपको मिल जाएगी। जी जी। तो मतलब अभी ये मान करके चलें कि अब अगर हम घर खरीदते हैं तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सब्सिडी अभी नहीं मिल रही है। सब्सिडी अभी नहीं मिल रही है, लेकिन अगर आप कभी भी लोन लेते हैं तो लोन लेते समय आप ध्यान रखिए कि कुछ चीज़ें अभी भी ना कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है कि वापस से ये चीज़ स्टार्ट हो जाए, गवर्नमेंट वापस स्टार्ट कर अच्छा, दे। जिन लोगों ने पहले लोन लिया है उनको तो मिलेगी? उनको तो मिल चुके, जिन्होंने 31 मार्च 2022 तक अपनी फाइल लॉगिन्स करा दी थी, हाँ। डिसबर्समेंट हो गए थे उनको तो ये लाभ मिलना तय है। उनको लाभ उनको तो मिलेगा। इसके बाद जो फाइल्स लॉगिन हुई हैं कंपनियों में, उसमें ये थोड़ा संचय बना हुआ है अभी भी। लेकिन अगर आपने प्रीवियस कोई प्रॉपर्टी परचेज नहीं की है, अपने नाम पे नहीं ली है, अगर आप अपने जैसे एक परिवार के सदस्य हैं, अविवाहित बच्चा है, अविवाहित बच्ची है और माता पिता हैं, अगर ये एक फैमिली है तो इस फैमिली को एक बार में सब्सिडी मिल जाएगी। प्रधान, ये प्लॉट एवं कंस्ट्रक्शन के लिए गौरव जी कई बार जो है क्या होता है कि लोन लेने वाले बड़े कंफ्यूज होते हैं। वो सोचते हैं कि प्लॉट के लिए भी लोन मिल जाएगा और प्लॉट लेकर के वो 5 साल 10 साल तक का इंतजार करते हैं, फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। तो वहां पर उन्हें किस तरह से लोन लेना चाहिए जिससे वो अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकें? ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है और जानकारी के अभाव में वो 4-4, 5-5 साल तक सिर्फ प्री EMI यानी कि ब्याज चुकाते रहते हैं और ये अमाउंट बढ़ के उस प्लॉट की लागत के बराबर पहुंच जाता है। अच्छा, ये इतना बड़ा अमाउंट बन जाता है। अगर आपने कंपाउंडिंग चलता रहता है। अब इसमें होता ये है कि अगर आपने प्लॉट के लिए लोन लिया है तो आप ये ध्यान रख लीजिए कि केवल प्लॉट के लिए लोन लिया है तो आपको वैसे ही मार्केट रेट से 2-3% बढ़कर मिलेगा, क्योंकि वो प्लॉट का लोन जो है वो आपको मॉर्गेज लोन के रूप में ही मिलेगा। यदि आपने प्लॉट के संग कंस्ट्रक्शन का लोन लिया हुआ है, P+C का लोन लिया हुआ है, तो इसमें आप हमेशा बेनिफिट में रहेंगे। आपके पास में समय रहेगा 18 महीने का। आप 18 महीने में कभी भी अपने जो प्रॉपर्टी के लिए आपने प्लॉट लिया उसके ऊपर आप कंस्ट्रक्शन रेडी कर सकते हैं। और जब भी आप कंस्ट्रक्शन रेडी करेंगे उसके बाद से आपकी जो है वो प्री EMI, मतलब आपका जब कंप्लीट हो जाएगा तो आपकी EMI चालू हो जाएगी। जब तक आप कंस्ट्रक्शन फेस में रहेंगे तब तक आपकी प्री EMI यानी कि कंपनियां केवल ब्याज लेती रहेंगी आपसे। तो इस बात को सुनिश्चित करें कि अगर आप P+C में ले रहे हैं तो ये एक इन्वेस्टमेंट इस प्रकार का नहीं है कि आपके पास में एक मकान है और आप एक मकान के लिए और सोच रहे हो कि वो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से है। वो ये चीज़ वो नहीं है। आप यदि P+C में ले रहे हैं, प्लॉट प्लस मॉर्गेज, तो आप जितनी जल्दी हो सके उस मकान को बना के रेडी कीजिए जिससे कि आपकी EMI शुरू हो, आपको ब्याज कम से कम देना पड़े। अच्छा, ब्याज जो है वहाँ पर कंपाउंडिंग सिस्टम पे भी बिल्कुल कंपाउंडिंग सिस्टम चलता है, जिससे जो है राशि बड़ी हो जाती है। हाँ बिल्कुल। इसलिए ज़्यादा सुनिश्चित करें कि आप कम समय में जितनी जल्दी हो सके अपने मकान की स्टेज रेडी करें और जो आपका लोन अमाउंट राशि है जो आपने बैंक से फाइनेंस कराई है उसको फुल डिस्बर्स करवा लें। जी, अच्छा, फुल डिस्बर्समेंट के बाद तेजी से आप खत्म करें काम। तो काम खत्म होने के बाद ही डिस्बर्समेंट कंप्लीट हो जाएगा। आपका पेमेंट जैसे बिल्डर तक पहुंच जाता है तो आप फिर निश्चित हो जाइए कि आपकी जो है चाहे गवर्नमेंट की कोई भी सब्सिडी हो या कोई हो वो आपको मिलेगी। आपकी EMI प्रॉपर चालू हो जाएगी जिसमें आपका एक पार्ट प्रिंसिपल का और एक इंटरेस्ट का दोनों शामिल रहेंगे। शिवम जी, लोगों का रुझान आजकल जो है किस तरह की प्रॉपर्टी में निवेश करने का ज्यादा है? लोगों का रुझान निवेश करने के लिए आज की डेट में मकान में बहुत है। मकान में, हाँ, डुप्लेक्सेस एंड सिंगलेक्स में। अच्छा। क्योंकि कोविड के बाद लोगों को समझ में आया है कि मतलब हमें उस चीज को करना चाहिए और EMI मॉडिटोरियम भी सरकार ने दिया था उसमें कि मॉडिटोरियम आप ले लो, मत भरो अभी EMI, कोई बात नहीं आपके पास नहीं है तो। लेकिन आपने किराएदारों ने किराया किसी ने नहीं छोड़ा है ना। तो फिर उन लोगों को ये समझ में आया कि इतना हम किराया जो देते हैं इससे अच्छा तो हम अगर EMI दे देंगे, क्योंकि बैंकों की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है आज की डेट में काफी कम है, तो EMI इज इक्वल टू करीबन किराया आ रहा है। तो इस चक्कर में वो लोग मकान लेना बहुत पसंद कर रहे हैं। तरफ उनका रुझान जो है ज्यादा बढ़ा है। तो अगर देखा जाए मतलब लोग हाउसिंग लोन की EMI को ही ज्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं कि भाई उसमें जो है एक टैक्स बेनिफिट भी मिल जाता है, प्लस जो है अपना घर हो जाता है और साथ ही साथ किराए वाला जो है किराए वाला कहलाने को नहीं रहता कि हम मकान मालिक हैं।
हाँ, ये भी बात एक जो है गौरवान्वित करती है, जिसकी वजह से वो लोग ऐसा। तो मतलब कुल ये मिलाकर के ये देखा जाए नटशल में बात को अगर हम समझे, तो आज की डेट में प्रॉपर्टी, रिहायशी प्रॉपर्टी में लोगों का रुझान बढ़ा है और वहां पर निवेश भी ज्यादा देखने को पाए जा रहे हैं। अब जो है मैं गौरव जी आपसे पूछना चाहूंगा कि हाउसिंग लोन लेते समय हमारे सामने दो तरह के ऑप्शंस आते हैं, उनमें बेहतर ऑप्शन या पीएसयू बैंक या प्राइवेट बैंक, कहां पर व्यक्ति जाकर के अपना निवेश वो अपने लोन की राशि को प्राप्त करे, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ज़्यादातर इसमें एक बात इस आती है कि अगर आपका सिविल स्कोर आपने अच्छा रखा हुआ है, जी जी, प्रीवियस अगर आपने कुछ लोन लिए हुए हैं, वो लोन आपने प्रॉपर समय पे चुकाए हैं, तो आपका सिविल स्कोर जो है 750 प्लस हो जाएगा। अगर आपका इतना सिविल स्कोर है, 750 प्लस आपका सिविल स्कोर है, तो आप अपनी मर्जी से किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाकर जा सकते हैं। हाँ। कोई भी, चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट बैंक हो, आप उसमें जा सकते हैं, वो आपको ईजिली लोन मिल जाएगा। ज़्यादा बढ़िया ये रहेगा कि अगर आप पहली बार लोन ले रहे हैं और हाउसिंग लोन ले रहे हैं, तो अपनी एक फ़ाइल बना लीजिए, उसमें कुछ डॉक्यूमेंट आप रख लीजिए। जैसे कि मान लीजिए अगर आप सैलरीड व्यक्ति हैं, तो आप 3 महीने की सैलरी स्लिप रख लीजिए, 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट रख लीजिए, 2 फोटो रख लीजिए और आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड की कॉपी रख लीजिए। जी। अगर आप शादीशुदा हैं तो पत्नी या पति जो भी आपके हैं, आप उनका भी आधार कार्ड, पैन कार्ड रख लीजिए। इसके अलावा कहीं पे अगर आपने इस चीज़ के लिए कहीं पे एग्रीमेंट किया हुआ है, कोई प्रॉपर्टी परचेस करने वाले आपने एग्रीमेंट किया हुआ है, तो एग्रीमेंट की कॉपी भी साथ में रख लीजिए। इससे ये होगा कि आपकी एक फाइल इनिशियल लेवल पे रेडी हो जाएगी लगभग। तो इसमें आप इस फाइल को लेकर आपको जो भी आपके परिचित लोग होंगे जिन्होंने आपको सलाह दी होगी कि इस बैंक से करा लीजिए या इस कंपनी से करा लीजिए, तो आप वहाँ पे जाके पर्सनल व्यक्तिगत रूप से आप एक बार मिल लीजिए, विजिट कर लीजिए। विजिट करने से आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सारे खर्चों के बारे में आप पता कर लीजिए, वहाँ पे क्या क्या प्रोसेस है, कितने दिन में हो पाएगा, कौन व्यक्ति करेगा, क्या वहाँ चेक वही ब्रांच प्रिंट करती है या उनका चेक प्रिंट होने के लिए कहीं मुंबई दिल्ली जाता है। ये सब चीज़ें भी मैटर करती हैं टाइम ड्यूरेशन बचाने के लिए। तो आप इस चीज़ की सुनिश्चित कर लीजिए, 4-5 जगह विजिट कर लीजिए अपने सुविधा के अनुसार, उसके बाद ही फाइल लगाइए। आप किसी के कहने में फाइल मत लगाइए, अदरवाइज फिर बाद में आप पछताओगे कि इससे अच्छा तो वहाँ था। और एक बार अगर आपने लोन ले लिया है तो उसको ट्रांसफर लेकर के दूसरी जगह पे लोन लेना या कोई बुद्धिमत्ता नहीं होती है। इसमें आपका जो पहले समय जा चुका है वो तो चले ही जाएगा, साथ ही खर्चे वापस से वही होंगे और इंश्योरेंस का एक और ऑप्शन वापस खुल जाएगा। हाँ, मतलब आप जो है समय अगर बचाना चाहते हैं, तो जैसा कि हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि जो बेसिक जानकारियों के डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका राशन कार्ड वगैरह है, आपका और आपकी पत्नी का, या पत्नी है तो पति का, दोनों का ज्वाइंटली जो है आप सारे डॉक्यूमेंट्स, और अगर कहीं एग्रीमेंट वगैरह करके आपने रखा है, तो इन सब चीज़ों को जो है आप अपने पास सुनिश्चित कर लीजिए, जिससे कि आपका समय भी बचे और लोन आपको समय से मिल जाए, जिससे आप समय से सामने वाले को पे भी कर सकें। अब यहाँ पर जो है एक बात और आती है कि लोन लेते समय बैंकें या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ये कहते हैं कि आपको इंश्योरेंस भी उस प्रॉपर्टी पर लेना है। तो वो इंश्योरेंस की राशि को सुनिश्चित करने के लिए हमारे पास कोई तकनीक है या कोई ऐसा कैलकुलेशन है जिसके बेसिस पर हम ये सुनिश्चित कर सकें कि कितनी राशि का लोन पर इंश्योरेंस लेना चाहिए? देखिए, लोन पे जो इंश्योरेंस है, एक तो ये बहुत काफ़ी लोगों को नहीं पता है कि लोन पे जो इंश्योरेंस मिलता है ये कंपलसरी नहीं होता है। ये कंपनियां कंपलसरी करती हैं, अगर आप चाहें तो ये आपके लिए, आप चाहेंगे अगर तो ये कंपनियां आपको ना भी दें। अब इसमें ये होता है कि अगर आप पूरी लोन राशि कवर कराते हैं, वैसे मैं ये कहना चाहूँगा सभी से कि अगर आप प्रॉपर्टी इंश्योरेंस ले रहे हैं तो लोन इंश्योरेंस भी आप लीजिए, क्योंकि ये आपकी पूरे लोन को कवर करता है और आने वाले क्राइसिस फैमिली के लिए बहुत हद तक मतलब आप निश्चित हो जाते हो दिमाग से एक तरफ से। तो मतलब इंश्योरेंस ले लेना एक तरह से बेनिफिशियल है और पूरे अमाउंट का, जिससे आपको ये कॉन्फिडेंस हो जाए कि अगर भगवान न करे हमें कुछ हो जाता है तो हमारे लोन की राशि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरफ से पे कर दी जाए। बिल्कुल। शिवन जी, अब आपसे जानना चाहूंगा कि रेरा के इंट्रोड्यूस होने के बाद रियल एस्टेट सेक्टर में रेरा के आ जाने से मकान खरीदारों को क्या लाभ प्राप्त हुआ है और उनको किन चीज़ों के लिए वो बेनिफिटेड हुए हैं, या कौन कौन सी बातों से वो सुनिश्चित हो गए हैं कि ये चीज़ें अब नहीं होंगी? पहले तो मैं रेरा का मतलब समझाना चाहूँगा थोड़ा दर्शकों को। रेरा एक्चुअली में क्या है
एक रेगुलरिटी है जो बिल्डरों के लिए है, जिसमें उसने है ना सारी चीजें हर 3 महीने बाद बिल्डरों को है ना जाकर वहां पर अपना वो देना पड़ता है कि उन्होंने कहाँ पैसा खर्च किया है, इस प्रोजेक्ट का पैसा आया है तो इस प्रोजेक्ट में ही लगा रहे हैं या कहीं दूसरी जगह लगा रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि जो पैसा होता है वो प्रोजेक्ट में ही लगता है, तो प्रोजेक्ट जल्दी खत्म होता है। तो जब प्रोजेक्ट जल्दी खत्म होता है तो लोगों की जो ईएमआईज आ रही होती हैं, जो सारी चीजें हो रही होती हैं, तो उनको घर मिल जाता है रहने के लिए, तो वो सही रहता है उनको कि भैया घर भी मिल गया, समय से घर मिल गया और सारी चीजें रह रहा, काफी अच्छी चीज। रेरा से ये लाभ हुआ है कि ग्राहकों को समय का जो पहले वो बिल्डरों की मनमानी चलती थी कि वो अपने समय सुविधा के अनुसार जो है घर को समाप्त करके देते थे, बना करके देते थे। अब उन पर अंकुश लग गया है कि खरीदार एक सुनिश्चित समय पर अपने घर की प्राप्ति कर लेगा और वो उसमें जो है शिफ्ट और हो फिर जाएगा। अगर वो नहीं करते हैं तो रेरा फिर उन पे पेनल्टीज भी लगाता है। जी जी जी। फिर बिल्डर तो लास्ट में हम जो है चलते चलते आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को, गौरव जी, दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे एज अ प्रॉपर्टी कंसल्टेंट, संक्षिप्त में? मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आप पहले ये देख लीजिए आप किस शहर के हैं, किस शहर से आप बिलोंग करते हैं, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किस जगह पे ज़्यादा हो रहा है। जी जी। अगर आपको तुरंत पैसे को रोटेट करना है, जल्दी बनाना है, बढ़ाना है, तो आप उस जगह इन्वेस्ट कीजिए जहाँ पे आपका ऑलरेडी डेवलपमेंट हो चुका है। शिवम जी, आपसे जानना चाहेंगे कि एज अ रियल एस्टेट डेवलपर आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? प्रॉपर्टी खरीदने से पहले उसकी लीगली जांच कराएं। लीगली जांच, क्योंकि निवेश कर रहे हैं आप तो निवेश आपका अच्छा फले फूले, है ना, और अच्छा मतलब जो निवेश किया है उसका कम से कम आपको आउटपुट मिले। हाँ, सही बात है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने आकर के जो हमारे दर्शकों को काफी लाभान्वित किया और बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें दी। आपका बहुत बहुत आभार, आप हमारे स्टूडियो में पधारे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। धन्यवाद। तो दर्शकों, इस प्रकार से आपने देखा कि रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी या घर खरीदना हमारी मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है और यहाँ पर हम अगर बारीकियों को ध्यान में रखते हैं, अगर हम अपने एक्सपर्ट के थ्रू बताई गई बातों पर विशेषतः ध्यान रखते हैं, जैसे मकान खरीदते समय हमको 10% से ज़्यादा की राशि उन्हें एग्रीमेंट पे नहीं देना चाहिए, एग्रीमेंट लीगली तौर पर रजिस्टर्ड पेपर पर करना चाहिए और प्रॉपर्टी की जांच हमें जो है वकील से करवा लेनी चाहिए और वकील को अपने उस प्रॉपर्टी से संबंधित जो बेसिक जानकारी